चलिए वर्ण पढ़ेंगे आज। वर्ण, वर्ण की परिभाषा देखेंगे। वर्ण की परिभाषा ये होती है कि ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा सब लोग। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे यदि मैं कहूँ कि क, तो ये ध्वनि है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये वर्ण हो गया, वर्ण। समझ में आ गया। चलो अब देखिए, वर्ण होते हैं। अच्छा एक थोड़ा समझ लेते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, कोई बताएगा। अच्छा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे, ठीक ना। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे, चाहे वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला की परिभाषा समझ में आएगी सबको। वर्णमाला की परिभाषा समझ गए सब लोग। अब देखिए वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला बटा है। वर्णमाला में एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो स्वर की परिभाषा समझेंगे। स्वर ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जो बिना किसी, जो बिना किसी के सहयोग से, जो बिना किसी के सहयोग से उच्चारित किए जाते हैं। उच्चारित का मतलब समझते हैं आप लोग, जिनका उच्चारण बिना किसी के सहयोग से उच्चारित किए जाते हैं। अब देखिए वह स्वर के प्रकार होते हैं तीन। पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। एक दूसरा है दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर। एक एक की परिभाषा देखेंगे क्रम से। ह्रस्व स्वर आप लोग पढ़े हुए, छोटका वाले को ह्रस्व कहते हैं, बड़का वाले को दीर्घ कहते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा। ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा, यानी जिसका उच्चारण करने में, जिसका उच्चारण करने में, जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे, कम समय लगे, कम समय लगे, या एक मात्रा का समय लगे। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक मात्रा का समय, आप बताएंगे एक मात्रा का समय क्या होता है। एक मात्रा का समय का मतलब अ को उच्चारित करने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा का समय कहते हैं। जैसे अ हो गया, छोटी ई हो गया, ऊ हो गया, और री हो गया, ठीक है। ये हो जाएंगे ह्रस्व। अब देखते हैं दीर्घ कौन है। तो दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा। आप लोग परिभाषा बनाइएगा तो ऐसे लिखिएगा कि दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा, यानी जिनका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, यानी जिनका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं। या दो मात्रा का समय लगता है, या दो मात्रा का समय लगता है, ठीक है। जिनका उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं। जैसे 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 हो गया आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ,
औ। ये हो गए दीर्घ। अब आइए देखते हैं प्लूत स्वर। प्लूत स्वर किसे कहेंगे? प्लूत स्वर का मतलब जैसे यहाँ पे एक मात्रा का समय लगता था, यहाँ पे 2 मात्रा का समय लगता था, यहाँ पे 3 मात्रा का समय लगेगा। 3 मात्रा या उससे अधिक समय लगेगा। उससे अधिक समय लगेगा। ठीक है। जिनका उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे या उससे ज्यादा समय लगे उसे कहेंगे प्लुत स्वर। जैसे जैसे मैं कहूं ओम, ओम, ओम कहने में ज्यादा समय लग रहा है तो ये हो गया प्लुत स्वर। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सभी स्वरों के प्लुत बनते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था, क्या सभी स्वरों के प्लुत बनते हैं? तो जी हाँ, सभी स्वरों के प्लुत बनते हैं। पूछिए कैसे? जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया राम, राम, तो इस म में अ है ना, तो मैं जोर से बोलूँगा राम, राम, म को खींच के बोलेंगे तो वो हो जाएगा प्लुत। जैसे अंतिम में जो स्वर आता है उसी का प्लुत बन जाता है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा बस इतना कि प्लुत का उच्चारण करने में, यानी जिनका उच्चारण करने में 3 मात्रा का या अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत कहते हैं। जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिनका उच्चारण करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं। और सबसे ज़्यादा समय लेने वाला प्लुत स्वर होता है। इसके बाद बढ़ चलते हैं आगे। अब देखते हैं व्यंजन को। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन, व्यंजन का मतलब ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जो स्वरों के सहयोग से, स्वरों के सहयोग से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है। ऐसे वर्ण जो स्वरों के सहयोग से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे मैं कहूँगा क, तो इसमें ऐसे ऐसे क होता है। जब इसमें हम लोग अ मिलाते हैं तो ये पूरा क होता है। तो इसका उच्चारण स्वर के सहयोग से हुआ। जो भी बनाएंगे, कोई भी व्यंजन होगा तो स्वरों के सहयोग से ही उच्चारित होगा। इतनी बात समझ में आ गई? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं। चाहे ऐसा वर्ण जो स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। आप देखिए, थोड़ा देख लेते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों को अगर आइडिया हो तो बताएं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बताइए। मैं बताता हूँ। देखिए, एक होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और एक होता है ऊष्म व्यंजन। और एक होता है संयुक्त व्यंजन। एक एक की चर्चा हम क्रम से करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सब लोग। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं इन्हें? इन्हें क्यों अंतस्थ कहते हैं? इन्हें क्यों ऊष्म कहते हैं? और इन्हें क्यों संयुक्त कहते हैं? सबकी चर्चा हम लोग क्रम से करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा। स्पर्श व्यंजन का मतलब ये कि इनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय मुंह का कोई भी पोर्शन जीवा से टच करता है। जीवा से तालु टच करे, मूर्धा टच करे, दंत टच करे, ओष्ठ टच करे, टच करता है, यानी स्पर्श करता है। कोई भी पोर्शन स्पर्श करता है जीवा से। ठीक है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं थोड़ा देख लीजिए। वर्गीय व्यंजन इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ग में आते हैं। जैसे मैं कहूँ क वर्ग, च वर्ग,
ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, वर्ग। जैसे क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ और म। देखिए जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये एक वर्ग के रूप में होते हैं, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे 25 हो गया तो 25 एक वर्ग है, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन समझ लीजिए थोड़ा सा। अंतस्थ व्यंजन इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। स्वर व्यंजन के बीच की कड़ी। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उच्चारण करते समय स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कहाँ से उच्चारित किए जा रहे हैं। कंठ से आ रहे हैं कि तालु से आ रहे हैं कि मूर्धा से आ रहे हैं कि दंत से आ रहे हैं या ओष्ठ से आ रहे हैं। इसीलिए मतलब इसीलिए इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। इन्हें अंतस्थ व्यंजन इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन को। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन का मतलब जिनका उच्चारण करते समय मुख से उष्मा निकले, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे आप उच्चारण करके देखेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है पहले देख लीजिए। ये आता है स और ह। इनका उच्चारण करके देख लीजिए, मुख से गर्म हवा निकलेगी। सब लोग देखिए, जैसे स ह, यहाँ से गर्म हवा निकल रही है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें गर्म व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? संघर्षी व्यंजन इसलिए कहते हैं, इनका उच्चारण करने में संघर्ष होता है, जैसे हवा रगड़ के आती है, इसीलिए इन्हें ऊष्मीय व्यंजन और संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं कि ये दो या दो वर्णों के मिलाने से बनते हैं। जैसे इसमें आता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये छ बन जाएगा क प्लस मूर्धा वाले स से, त्र बन जाएगा त प्लस र से, ज्ञ बन जाएगा ज प्लस य से, और स्र बन जाएगा तालव्य वाले स प्लस र से। इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्योंकि दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलाने से बनते हैं। इतना समझ आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, परेशानी में कोई कमी? परेशान होते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। पढ़ाई लिखाई में परेशानी ये व्यक्ति होता है। आगे बढ़ चलें आगे चलना हो तो बताइए फटाक से। देखिए, एक होता है समान स्वर और एक होता है असमान स्वर। दोनों को समझेंगे क्या होता है, समझते होंगे लोग, आप लोग जानते भी होंगे। देखिए समझिए, समान स्वर का मतलब, समान का मतलब जैसे मान लीजिए अ और अ को मिला के जो बनेगा वो हो जाएगा समान स्वर। जैसे ई और ई को जो मिला के बनेगा वो हो जाएगा समान स्वर। ठीक है, जो अ और अ को मिला के बनेगा समान स्वर, ई और ई को मिला के बनेगा समान स्वर। जैसे उ प्लस उ को मिला के बनेगा
ये समान स्वर। जैसे मान लीजिए असमान स्वर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए अ को मिलाए और ई को मिलाए, अ प्लस ई ए हो जाएगा। अ प्लस बड़ी ई मिलाएंगे ऐ हो जाएगा। अ प्लस ऊ मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा। अ प्लस बड़ा ऊ मिलाएंगे अ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए समान स्वर और ये हो गए असमान स्वर। ध्यान दीजिएगा। एक होता है मूल स्वर, मूल स्वर को भी समझते चलिए। मूल स्वर में क्या होता है, देखिए अ ई उ और री, इन्हें कहा जाता है मूल स्वर। इन्हीं को मिला करके ये समान स्वर और असमान स्वर बनते हैं। इतना समझ आ गया? चले हटाए। अब आगे देखिए पढ़ेंगे क्या, अब आगे पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण। कौन वर्ण कहाँ से निकलता है, कौन अक्षर का उच्चारण कहाँ से होता है। जैसे हम कह रहे हैं वर्णों का उच्चारण, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। वर्णों का उच्चारण तो ऐसे बना लीजिए फटाक से। कंठ बनाइए सब लोग। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, देखिए कंठ से निकल जाएगा कौन कौन, क वर्ग। तालु से निकल जाएगा च वर्ग। मूर्धा से निकलेगा ट वर्ग। दंत से निकलेगा त वर्ग और ओष्ठ से निकलेगा प वर्ग। ठीक है, कंठ से निकलेगा क ख ग घ च छ ज ञ त थ द ट ठ ड ढ त थ द न प व म। कंठ से निकलेगा, तालु से निकलेगा, मूर्धा से निकलेगा, दंत से निकलेगा और ओष्ठ से निकलेगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और लोग निकलेंगे। अ निकल जाएगा कंठ से, अ निकलेगा, ह निकलेगा, अह निकलेगा, ये निकल जाएगा कंठ से। अरे आ भी यहीं से निकलेगा भाई, आ ह और अह निकल जाएगा। तालु से निकल जाएगा ई य और स, तालु से इसका उच्चारण होगा। मूर्धा से र निकल जाएगा, र निकल जाएगा, मूर्धा और स निकल जाएगा। ताल से, दंत से कौन, त न। ओष्ठ से प निकलेगा और ओष्ठ से ऊ निकलेगा, सॉरी ओ आओ ऊ ऊ इत्यादि लिख लेंगे। इतना समझ आ गया सबको? इतनी बात समझ में आ गई सबको? यहाँ से निकल जाएगा छोटा सा और ल निकल जाएगा दंत से, ल स। उच्चारण करके देखिए। क बोलेंगे तो कंठ से आएगा, कोई भी पोर्शन टच नहीं करेगा। अ बोलेंगे कुछ नहीं टच करेगा। आ बोलेंगे कंठ से निकलेगा ह, और अ बोलेंगे तो कोई पोर्शन टच नहीं करेगा, यहाँ से कंठ से निकलेगा बीच से। ठीक है, अब देखो च बोलोगे, च तो जीवा तालु से टच कर रही है, च छ ज झ ञ। ठीक है, ई य स टच कर रहा है जीवा तालु से। ठीक है ना। ट बोलोगे, ट मूर्धा से टच कर रहा है, ट र स। ठीक है, त वर्ग बोलोगे, दंत से जीवा आके टच करेगी, त थ द ध न स ल टच कर रहा है ना। ओष्ठ से बोलोगे, प फ ब भ म प, ओष्ठ दोनों टच कर रहा है आपस में। ओ, ओठ गोल हो रहा है, ओ ओठ गोल हो रहा है, आओ ऊ। कितना समझ में आ गया? अब आइए निकालते हैं इसको। ए बनेगा किससे, अ प्लस ई से। अ कहाँ से निकलेगा, कंठ से। ई कहाँ से निकलेगा, तालु से। तो इसका उच्चारण हो जाएगा कहाँ से, कंठ तालु से। ए निकल जाएगा कहाँ से, कंठ और तालु
दोनों से, आई भी वहीं से निकल जाएगा, आई आ प्लस बड़ी, ये भी निकल जाएगा कंठ तालु से, ठीक है। ओ ये क्या है, छतरी वाला छ, ये बनेगा क प्लस मूर्धा वाले स से, ठीक है। तो क प्लस स से बनेगा तो क बनेगा, क निकलेगा कंठ से और स निकलेगा मूर्धा से। यहाँ पे आप लोग देखें मूर्धा से स निकल रहा है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ कंठ प्लस मूर्धा कर देंगे तो ये हो जाएगा कंठ मूर्धा से, छ निकल गया कंठ मूर्धा से। त्र, त्र बनता है त प्लस र से, त प्लस र से, तो त निकलता है कहाँ से, त, जरा देखिए दंत से, तो ये हो गया दंत, दंत और मूर्धा से निकलेगा र, क्या बना, दंत मूर्धा, समझ आ गया, दंत मूर्धा। अब एक बनता है ज्ञ, ये बनेगा ज प्लस य से, तो ज निकलेगा कहाँ से, ताल से, च छ ज ज, ताल से निकलेगा। और य कहाँ से, य नासिक से। एक बात सब लोग ध्यान दीजिएगा, सभी वर्गों के अंतिम अक्षर नासिक से निकलेगा, वो निकलता है कंठ से लेकिन चला जाता है नासिक में, नाक में चला जाता है। तो ये ज्ञ बन जाएगा ताल प्लस नासिक से। और एक होता है स्र, स प्लस र से बनेगा, तो स कहाँ से निकलता है, तालु से, क्योंकि इसको तालाब्य स भी कहते हैं लोग, तो तालु से निकलेगा। और ये मूर्धा से, तो बन जाएगा कहाँ से, स्र बन जाएगा तालु प्लस मूर्धा से। उम्मीद है इतनी बात सबको समझ में आई होगी, किसी को ना समझ में आया तो बता दे, आया समझ में, आ गया, चलो आ गया, हटा इसको, हटा देना है, हटाते हैं। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, उसके बाद वर्णमाला हो जाएगा समाप्त। देखो, एक होता है अघोष, अघोष, और एक होता है सघोष, इसी को घोष भी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, इसको पढ़ेंगे क्रम से, ठीक है। अघोष देखिए क्या होता है, जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष वर्णों की संख्या हो जाएगी 13, अघोष वर्णों की संख्या 13। कई जगह एग्जाम में पूछा हुआ है अघोष वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 13 होती है, ठीक ना। अघोष वर्णों की संख्या 13, 13 कौन कौन से होंगे, देखिए प्रत्येक वर्ग का हो जाएगा पहला दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, और ये तीनों 100 हो जाएंगे, तीनों 100 हैं, ठीक है, तीनों 100 कितना हो गया, ये प्रत्येक वर्ग का दोनों अक्षर होगा पहला दूसरा, तो ये हो जाएगा 10 और ये 3 13, ठीक है। इतना समझ आ गया। एक होता है सघोष, तो जैसे यहाँ परिभाषा बनेगी जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, यहाँ बनेगी जिनका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है, जिनका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है, ठीक है, जिनका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है। जैसे जैसे यहाँ पे 13 हुआ ना, तो इसी को उलट देंगे, इसका उल्टा ये है, अघोष का उल्टा सघोष होता है, तो सघोष होता है, तो ये 13 है तो इसको उलट दो ना यार, 31 हो जाएगा,
इनकी संख्या 31 हो जाएगी। 31 कौन कौन है भाई देखिए, तो ये हो जाएगा कौन बचा, पहला है क्या, पहला और दूसरा हुआ है ना, तो यहाँ हो जाएगा तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो वर्गों में से 3 3 लेंगे तो 3 5 15 हो जाएंगे, ये 15 हो गए ये। और बचा कौन, और बच रहा है य र ल व और ह, कितना हो गया जोड़िए। और 11 स्वर जो है यहीं पे हैं, 11 स्वर यहीं हैं, तो 15 और ये 5 20 और 11 31, समझ आ गया ना। अब देखिए अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब जिनका उच्चारण करने में कम हवा निकले। अल्प का मतलब होता है, अल्प का शाब्दिक अर्थ होता है कम, अब प्राण का मतलब होता है, प्राण का अर्थ होता है हवा, यानी जिनका उच्चारण करने में कम हवा निकले वो हो जाएंगे अल्प प्राण। जिनका उच्चारण करने में कम हवा निकलेगी वो हो जाएंगे अल्प प्राण। देखिए जैसे यहाँ करेंगे 135, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अक्षर, ठीक है, और हो जाएंगे य र ल और व, य र ल व हो जाएंगे। और द्विगुण व्यंजन में क्या हो जाएगा, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन का कड़ा हो जाएगा, द्विगुण व्यंजन कड़ा कितना हुआ कुल, कितना हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 5 15, 15 4 19 और 1 20, इनकी संख्या हो गई 20। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी, 20, 20 चल जाएंगे ना, कर लेंगे आप लोग ना, ठीक है। अब 135, अब देखिए इसकी परिभाषा बनाएंगे आप लोग, क्या, जिनका उच्चारण करने में ज्यादा वायु निकलती है, ज्यादा वायु निकलती है, जिनका उच्चारण करने में ज्यादा वायु निकलती है। जैसे यहाँ पे कितने होंगे ज्यादा वायु, यहाँ पे पहला तीसरा और पांचवा हो गया ना, तो कौन बचा, दूसरा और चौथा, ये कितने हो गए, दूसरा और चौथा मिला के 10, इनकी संख्या 10 यहाँ से हो गई, और 3 और कौन हो गई, हाँ इसमें 100 100 100 100 और हाँ कितना हुआ, 10 4 14, 100 100 100 हाँ, और एक है और एक उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया ढा, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन हमने बताया था। ढा कितना हुआ कुल, हाँ ये हो गया 3 5 15, नहीं सॉरी 10 10 4 14 15, 15 वाक्य इनकी संख्या, ठीक है, इनकी संख्या हुई कुल 15। ये थे अल्प प्राण महाप्राण। वर्णमाला का सबसे कठिन पोर्शन यही है, यदि कहीं कठिन क्वेश्चन उठाएगा अल्प प्राण महाप्राण से या अघोष और सघोष से उठाएगा, ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा इसी ट्रिक से, ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे हो जाएगा। और कुछ, और किसी को कोई शिकायत, आज के लिए बस इतना ही।